अस्सलाम वालेकुम। रोज़म इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूं आमिर खाकवानी। क्या क़ायद आज़म को ज़ियारत भेजना, आखिरी दिनों के लिए ज़ियारत भेजना एक साजिश थी? और क्या क़ायद आज़म की एम्बुलेंस जो कराची एयरपोर्ट पे ज़ियारत से वापसी पे ख़राब हुई या ख़राब की गई या उसमें पेट्रोल कम था, वो साजिश थी क़ायद आज़म को एक तरह का उनको मारने की, उनको मर्डर करने की, उनकी डेथ की, या क्या उस पे आज इस पे आगे बात करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये साजिशी थ्योरी चल रही होती हैं, काफ़ी बात कर रहे होते हैं। अभी ये ज़ियारत भेजने का, एक साजिश का, ये तो बात खुद मखदूम जावेद हाशमी ने कही है, जो साबिक़ एमएनए भी हैं, पार्टी लीडर भी हैं, पुराने तजुर्बाकार आदमी हैं। और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ज़ियारत में तो अस्पताल ही नहीं है, तो ये क्यों भेजा गया और ये क्या साजिश थी, कायद-ए-आज़म को दूर रखने की बात थी। आज की व्लॉग में हम इससे बात करते हैं। देखें, साफ बात ये है कि उस ज़माने में टीबी के मरीज़ों को ऐसी ठंडी जगहों पे ही भेजा जाता था। शिमला में, इंडिया में शिमला में टीबी मरीज़ों का सैनिटोरियम था, मरी में सैनिटोरियम था, और ज़ियारत वगैरह में भी टीबी के मरीज़ों को जिन ख़ास तौर पे क़ायद-ए-आज़म को ये समझना चाहिए, क़ायद-ए-आज़म की टीबी एडवांस लेवल पे चली गई थी। उनके लंग्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए थे और उस ज़माने में उतनी दवाइयाँ और उतनी चीज़ें थी नहीं ना। ये तो बहुत ही खतरनाक जानलेवा मर्ज़ था जो आज नहीं है, लेकिन उस ज़माने में आप समझ लें ना, आज से आप देख लें कि 77 76 साल पहले की बात है। उस वक़्त ये एक खतरनाक मर्ज़ था और उनको ऐसी जगह जहाँ ठंडी हो, जहाँ खुश्क हो, हवा हो, खालिस हवा हो और लोगों का आना-जाना कम हो, आमद-ओ-रफ्त कम हो। ज़ियारत भेजने की वजह ये भी थी कि उनसे मिलने वहाँ नहीं जा सके, क्योंकि यहाँ हर कोई तंग करता था। जो बाहर से विज़िट आता, जो भी लोग आते थे, वो भी मिलना चाहते थे क़ायद-ए-आज़म से। यहाँ बहुत लोग मिलना चाहते थे, मुल्क के अंदर भी बेशुमार वफ़ूद थे मुस्लिम लीग के सारे। तो वो सारे मसाइल अपनी जगह थे। तो एक बड़ी वजह ये थी। और कर्नल लहीब बख्श ने, जो डॉक्टर थे, वो पाकिस्तान के उस वक़्त के चोटी के डॉक्टरों में थे, उनका ये फ़ैसला था। और ये कहना कि क़ायद-ए-आज़म को किसी ने हुकूमत से अलग कर दिया, किसी में जुर्रत नहीं थी ऐसी। क़ायद-ए-आज़म बीमारी के बावजूद मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत थी। किसी में कोई जुर्रत नहीं थी उनके सामने चूँ-चाँ भी कर सके। प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो क़ायद-ए-आज़म से इख्तिलाफ़ कर सके। क़ायद-ए-आज़म कैबिनेट मीटिंग में लेट आने वाले वज़रा को, सीनियर वज़रा को झाड़ देते थे पूरी तरह, और वो किसी के वो आखिर वक़्त तक पूरी ताकत उनके पास थी। वो मुल्क के मकबूल तरीन लीडर थे, वो बानी थे, और उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी, एक ऑरा था। क़ायद-ए-आज़म बड़ी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, एक दबंग पर्सनैलिटी थी। कोई ऐसी आम आदमी नहीं था वो भी। वो गवर्नर जनरल बनने से पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, यहाँ तक कि वायसराय तक भी उनसे बात करने से पहले थोड़ा-सा हिचकिचाते थे, वो डरते थे। अंग्रेज़ जो अराकीन पार्लियामेंट आते थे बरतानिया के, वो भी डरते थे कि ये बंदा बड़ा कड़क सा और बड़ा मतलब साफ बात करने वाला और स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी आमखाना बातें हैं, बिल्कुल नॉनसेंस है। ये बातें कहना कि एक साजिश है थी, कोई साजिश नहीं थी। ज़ियारत में अस्पताल की तो ज़रूरत ही नहीं थी। जो बीमारी उनकी जिस स्टेज में थी, उनको अस्पताल की ज़रूरत नहीं थी। उनको ड्रिप लगनी थी वहाँ पे जाके कोई, या उनको ब्लड की ड्रिप लगनी, भाई उनके पास डॉक्टर मौजूद था, मेडिसिन मौजूद थी, उनके पास तमाम जो उनको सहूलतें, चीज़ें दस्तयाब थी, वो सब वहाँ पे मौजूद थी ज़ियारत रेज़िडेंसी में। और वो सच्ची बात तो ये है कि उनकी बीमारी स्टेज पे थी कि वो आखिरी दिनों में थे। तो अपने आखिरी अय्याम को, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा-सा पुरसकून करने के लिए ही उनको वहाँ भेजा गया था। और फिर आप इस पे गौर करें कि 11 सितंबर को वो कराची क्यों आ रहे थे? सितंबर में तो कराची गर्म होता है, अक्टूबर में कराची गर्म होता है, और ज़ियारत में ऐसी सर्दी, इतनी सर्दी तो नहीं शुरू हो जाती कि सितंबर में वहाँ जाके माइनस में 20 टेम्परेचर चला गया, वहाँ पे उन पे हीटर और सब चीज़ें मौजूद थी उनके पास। तो वजह ये थी कि डॉक्टर जो उस बारे में जो काफ़ी सारी चीज़ें छप चुकी हैं, उनके एडीसी थे कैप्टन नूर हुसैन, बाद में जो ब्रिगेडियर बने, और उनके सिक्योरिटी इंचार्ज थे एफडी हंसोटिया, उनके इंटरव्यूज़, उनकी किताबें मुनीर साहब ने छापी हैं और लोगों ने छापी हैं। तो डॉक्टर इलाही बख्श की अपनी किताब भी छप चुकी है, और दूसरे और लोगों की भी छप चुकी है, डॉक्टर जिनके मालिकीन थे। तो वो क़ायद-ए-आज़म बिल्कुल आखिरी स्टेज पे थे, उनके पास सिर्फ चंद दिन बचे थे। वो एफडी हंसोटिया ने बताया है, उन्होंने कि कर्नल डॉक्टर मोहम्मद अली आए, पहले उन्होंने डॉक्टर गुलाम मोहम्मद पैथोलॉजिस्ट का बताया है कि जिनको बुलवाया था कर्नल लहीब बख्श ने, जो उनके मेन उनके सबसे बड़े उनके मालिक डॉक्टर थे। तो उनका भी कहना था कि उनका की हालत बहुत सीरियस है। तो एफडी हंसोटिया जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, पारसी थे, ये बताते हैं कि कर्नल जब डॉक्टर मोहम्मद अली आए तो उनसे मैंने पूछा कि ऊपर वो नीचे आए कि क्या तबीयत है, उन्होंने कहा बहुत सीरियस हालत है और बस 24 घंटे या 48 घंटे हैं। तो डॉक्टरों का ख्याल था कि बस 2-3 दिन ही बचे हुआ मुश्किल। तो और सांस भी उनको फूलना शुरू हुई थी, तो उनको कराची भेजा इसलिए गया था
کہ اپنے آخری جو ان کے بعد 2-3-4 دن بچے ہیں وہ اپنے گھر میں وہاں سے اسکول سے بعد میں، تاکہ مسائل نہ ہوں ایڈجسٹنگ کے اور تدفین کی ڈیڈ باڈی کو لے آنا سارا، تو وہ اس وجہ سے ہی بھیجا گیا۔ اور ایمبولینس والی بات کی بھی بارے میں بھی جو ان کے جو اے ڈی سی کا بھی کہنا ہے، اور وہاں پہ جو کرنل تھے وہاں پہ ان کے والد ان کے ایک ملٹری سیکٹری تھے قائد اعظم کے، کرنل نولز انگریز تھے، گورا تھا ایک، اس کی ذمہ داری تھی۔ اور چونکہ مادر ملت فاطمہ جناح نے سختی سے ہدایت کی تھی یہ پرائیویٹ وہ ہوگا اور کچھ کیبنٹ کو اور ان کو اطلاع نہ دی جائے، تو اس لیے گورنر جنرل کی ہی آفس کے ہی کچھ لوگ پہنچے تھے۔ اور لیکن آپ کو انٹرسٹنگ بات، کوئی بات نہیں بتاتا اس کا کہ لیاقت علی خان کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی، لیاقت علی خان کو کس طرح پتہ چلا وہ کیبنٹ میٹنگ چھوڑ کے پہنچے، اور جب ایمبولینس قائد اعظم کی خراب ہوئی تو ایسا نہیں کہ وہاں پر صرف بجار مددگار تھے، وہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان موجود تھا، لیاقت علی خان وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ ٹھہرے رہے جب متبادل نہیں ہے۔ اور وہ جو ان کا جو بتاتے ہیں اے ڈی سی ان کا جو سیکورٹی افسر وہ کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ لگا ہمیں ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے میں، جبکہ 45 منٹ لگتے تھے، یعنی صرف 45 منٹ کی تاخیر ہوئی۔ اور جو گاڑی ہے، گاڑی کا جو ہے اس بارے میں کرنل رحمان ان کے مالک تھی قائد اعظم کے، ایک اور ڈاکٹر، ان کی ذمہ داری تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا، انہوں نے اس وقت 3 یا 4 ایمبولینس تھی پورے کراچی شہر میں، تو اس میں انہوں نے چھان بین کر کے چیک کر کے جو سب سے بیسٹ ایمبولینس بھیجی تھی۔ ہاں ایک ایمبولینس ایکسٹرا ہونی چاہیے تھی جو نہیں تھی، یہ گورنر جنرل کے اسٹاف کی یا کرنل نولز اس کی نااہلی تھی، لیکن ایسا کہنا کہ قائد اعظم کو یہ سازش کی گئی، یہ ساری فضول باتیں، قائد اعظم زندگی گزار چکے تھے، جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ کام کر لیا، اور ان پہ بہت دباؤ تھا، مہاجرین کو دیکھ کے ان کی حالت بڑی خراب تھی، بلکہ ان کے تو اے ڈی سی نے یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ میں موجود تھا اور وہاں پہ ان کو خبروں میں لگا کشمیر میں جنگ کا، تو قائد اعظم کو بڑا شاک پہنچا، پھر تکلیف ہوئی اور وہ اس طرح کے بے ہوش ہی ہو گئے، تو وہ بالکل بیچارے جو کرنا تھا کر چکے تھے، وہ ایک عظیم کارنامہ انجام دے چکے تھے اور بالکل آخری دن تھے، تو کسی کو قائد اعظم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک آدمی جو 24 گھنٹے بعد یا 48 گھنٹے بعد یا 3 یا 4 دن کے اندر جس کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی کون کوشش کرے گا؟ کس کو فائدہ؟ کسی کو فائدہ نہیں تھا اس سے۔ لیاقت علی خان قائد اعظم تو کافی چھوٹے تھے، ینگ آدمی تھے، اگر وہ مرڈر نہ ہو جاتے تو ممکن ہے اور 8-10 سال پرائم منسٹر رہتے، تو کسی کا کوئی خطرہ کسی قسم کا نہیں تھا۔ ایک سازشیں ہیں، غلط تھیوری ہیں، ہم جھوٹ اور بے بنیاد منفی باتیں پھیلاتے ہیں اور اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔